हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने अपने चैप्टर विलयन, जो कि हम विलयन पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास तक राउल्ट के नियम के सभी गुणधर्म और उसके बाद आदर्श और अनादर्श विलयन, उसमें भी अनादर्श विलयन का जो दो प्रकार होता है, उसे हम कहते हैं, जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन करता है प्रदर्शित, और राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन करता है प्रदर्शित, और साथ ही साथ स्थिर क्वाथी को भी डिटेल से उदाहरण के साथ हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया है। रात के 1 बज चुके हैं और आपके लिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं अपने फुल डेडिकेशन के साथ। आई होप कि आपको ये लेक्चर, जिसमें मैं आपको अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में बताने वाला हूं, उसका फुल इंट्रोडक्शन और फिर विस्तार से जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म है उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और आप देखेंगे कि सभी बच्चों का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है वैन हॉफ फैक्टर, यानी कि वैन हॉफ का गुणक क्या होता है, उससे मैं समझाऊंगा डिटेल में। तो अगले 3 से 4 लेक्चर में हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा और फिर हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज हम इस चैप्टर के इस टॉपिक को, जिसका नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म। आइए देखिए, डालते हैं हेडिंग। इसका नाम क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक नहीं कहेंगे, एक्चुअली अणुसंख्य होता है। अणुसंख्य गुणधर्म और मोलर द्रव्यमान, किसका? विलय का। मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। देखिए, इसको हम लोग इस टॉपिक को इंग्लिश में भी जानते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लिखिए हेडिंग, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मोलर मास। मोलर मास कह सकते हो आप, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मोलर मास भी आप निकालना सीखेंगे इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले बात होगी अणुसंख्यक गुणधर्म एक्चुअल में होता क्या है। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्य, सॉरी एक्चुअली मैं अणुसंख्या कह रहा हूं, अणुसंख्य होता है वो, अणुसंख्य गुणधर्म। वो कह रहे हैं एक्चुअली मैथ टीचिंग में संख्या का आता है, तो हमें भी आदत सी हो गई है संख्या कहने का। एक्चुअली होता है अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं विलयन का, जो कि केवल और केवल विलय के जो पार्टिकल्स की संख्या होती है, पार्टिकल्स मतलब कि कणों की संख्या, कणों की संख्या पर ही निर्भर करता है कुछ गुणधर्म विलयन का। उस गुणधर्म को हम लोग कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। जो कण होते हैं वो संख्या में कितना है, इस बात पर नहीं कि उसकी प्रकृति, आकार, आकृति कैसी है, केवल उसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है कि वो जो गुणधर्म है वो प्रभावित होगा या नहीं। देखिए, तो हम लोग करते हैं स्टार्ट इसकी परिभाषा से। आप सभी बच्चों की इच्छा रहती है कि हम भाई परिभाषा से करें स्टार्ट, तो लिखते हैं डाइल्यूट यानी कि तनुकृत विलयन, तनु विलयन की वह भौतिक गुणधर्म जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि
न कि पार्टिकल्स की आकार, आकृति, ना कि पार्टिकल्स की आकार या आकृति पर। ऐसे गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ऐसे गुणधर्म को, ऐसे, इसमें हम लोग थोड़ा ऐसे लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, ऐसे विलियन के, ऐसे विलियन के ऐसे भौतिक गुणधर्म को, ऐसे भौतिक गुणधर्म को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल लेकर के डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखो, ये हमारे पास एक बंद पात्र है। इस बंद पात्र के अंदर हमने एक वाष्पशील विलय लिया हुआ है। समझने की कोशिश यहां से आपको करना है कि अणुसंख्यक गुणधर्म कैसे पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि विलय के जो कण है उसकी संख्या पर निर्भर करता है, ना कि प्रकृति पर। देखिए, ये हमारे पास एक शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है। इस शुद्ध विलायक में आपने अवाष्पशील यानी कि एनवीएस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं समझा चुका हूं पहले भी कि एनवीएस बोलता हूं शॉर्ट फॉर्म में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं, अवाष्पशील विलय। आपने सपोज करो कि शुगर मिला दिया इसमें। जब शुगर को मिलाया जो कि अवाष्पशील है, तो उसमें डिजोल्व यानी घोलने के पश्चात क्या होता है, इसके जो कण होते हैं बच्चा पार्टी, वो कण सतह पर आकर के बैठ जाते हैं, सतह पर, इस सतह पे आकर के विराजमान हो जाते हैं भाई साहब। और देखो, खुद को तो उड़ना आता नहीं अवाष्पशील विलय को, इसके जो कण होते हैं उसको नहीं आता उड़ना, लेकिन वो खुद तो उड़ता नहीं है, और जहां जाकर के सतह पर बैठ जाता है, वहां से जो विलायक के वाष्पशील कण होते हैं उससे भी नहीं उड़ने देता, क्योंकि वो उसके स्थान पे जाके बैठ जाते हैं। आप खुद ही सोचो, इस जगह से पहले जब शुद्ध अवस्था में था विलायक, तो विलायक के जो कण हैं विलायक के, वो वाष्प बन के यहां से ऐसे उड़ रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, वहां पर आकर के हमारे ये अवाष्पशील विलय के कण आके बैठ गए भाई साहब जी। तो अब ये यहाँ पर बैठ गए, खुद तो उड़ नहीं रहा, और यहाँ से जो जल के कण हैं उससे भी नहीं उड़ने दे रहा है। तो जितनी सतह पर अवाष्पशील विलय के कण आके बैठे हैं, वहां से जल के कण वाष्प बन करके उड़ नहीं रहे, उसकी संख्या कम हो गई शुद्ध विलायक की तुलना में। तो आप यहां समझ सकते हैं कि इस पर जितना ज्यादा पार्टिकल की संख्या होगी, उतना ही ज्यादा ही तो कम वाष्प बनेंगे इस वाष्पशील जो विलायक है उसके, और कम अगर बनेंगे वाष्प, तो आप जानते हैं वाष्प दाब भी कम होगा। तो यानी हम सभी जानते हैं कि पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करने वाले गुणधर्म जो होते हैं, वो उसमें से एक हमारा वाष्प भी है, वाष्प दाब भी है। तो यहां पर जितना ज्यादा कणों की संख्या बढ़ेगी, अब भाई कण मोटा हो पतला हो जी, फर्क नहीं पड़ता। आपको मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेके समझाता हूं कि जब कहीं घरों में दावत होती है, जैसे मान लो मुझे है, अब अगर कुछ फंक्शन होगा तो हम लोग क्या करते हैं, दावत करते हैं। तो जब हम लोग हलवाई भाई साहब को बुलाते हैं, जी प्यार से आइए जी, कुछ खाना बनाइए हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए, तो वो हमसे क्या पूछता है कि कितने मेहमान या खाने वाले व्यक्ति तुम्हारे दावत में शामिल होंगे। ये थोड़ी पूछता है कि मोटे कितने आएंगे, पतले कितने आएंगे, छोटे कितने आएंगे, लंबे कितने आएंगे, ये थोड़ी पूछता है। उसका आकार आकृति नहीं पूछता भाई साहब, वो पूछता है ये बताओ संख्या में कितने आएंगे। तो हम कहते हैं भाई 100 आदमी आएंगे, तो वो 100 आदमी से संख्या पूछ रहा है। अब ये मान लो विलय के जो कण है वो यहाँ पर आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, संख्या को, ठीक है ना। अरे भैया इसमें औरत भी आ गई थी, मैं आदमी बोल रहा हूँ, तो ये नहीं कि उसमें आदमी आदमी है, महिलाएं भी है, लड़कियां भी है, ब्यूटीफुल है ना। अब चाहे लड़की ब्यूटीफुल हो चाहे मोटी हो, कैसे भी हो, खाएगी तो उतना ही ना, उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हलवाई साहब यही पूछते हैं, हलवाई भाई साहब ये पूछते हैं कि कितने व्यक्ति आने वाले हैं खाने में शामिल होने के लिए, संख्या पूछते हैं, ठीक है ना, मोटे पल्ले नहीं पूछते। तो संख्या के आधार पर वो फिर हमें सामग्री का आज्ञा देते हैं कि सामग्री इतना लाइए जी, 200 व्यक्ति का खाना बनना है, तो 200 के हिसाब से वो आटा चावल दाल सब कुछ मंगवाएगा, सब्जी वगैरह, है ना। ये थोड़ी पूछता है मोटा,
भाई चाहे आदमी इतना मोटा क्यों ना हो, चाहे लंबा क्यों ना हो, इतना छोटे छोटू क्यों ना हो, खाएगा तो यार जिसका पेट है उतना ही ना, चाहे मोटा व्यक्ति क्यों ना हो उसका पेट भी उतना ही रहता है जितना कि हमारा एक नॉर्मल व्यक्ति का होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मोटा लोग ज्यादा खाएगा, वो एक आध एक्सेप्शन होता है कि कुछ लोग ज्यादा खा जाते हैं ना नॉर्मल व्यक्ति की कंपेरिजन में, तो वो एक्सेप्शन है, हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। उसी प्रकार से जो यहाँ पर कुछ गुणधर्म होते हैं तनुकृत विलयन का, वो पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके आकार आकृति पर, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि अणु संख्या गुणधर्म कौन से होते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से अणु संख्या गुणधर्म होते हैं जो कि निर्भर करते हैं पार्टिकल की संख्या पर। तो अणु संख्या गुणधर्म जो है हमारे पास, अगर हम बात यहां पर करना चाहें तो क्या होगा, लिखो अणु संख्या गुणधर्म। तो कणों की संख्या पर अरे यार इतना फालतू का क्या लिखना है ना चीजें, देखो हम सीधा अपने टॉपिक पर चल जाते हैं। तो अणु संख्या अणु संख्या गुणधर्म निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। देखो कौन कौन से गुणधर्म है। सबसे पहले जो आप पढ़ोगे अणु संख्या गुणधर्म, उसका नाम क्या होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, यानी कि अपन इसको बड़े प्यार से अंग्रेजी भाषा में बोलेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, वेपर प्रेशर। इसको हम लोग बड़े प्यार से RLVP कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। भाई साहब बहुत फेमस है, जो बच्चे जेई नीट वगैरह की तैयारी करते हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े कोचों में तैयारी करते हैं, वहां उनको RLVP शॉर्ट फॉर्म से ही सिखाया जाता है, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं, तो हम भी इसी बात पे सीखेंगे, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में ही। देखो अगला जो गुणधर्म है हमारा वो है क्वथनांक। अरे यार हम पे शब्द बोला नहीं जाता साला, एक्चुअली मैं हकला हूं ना, तो यार कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है ना। क्वथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एक्चुअली अंग्रेजी मेरी थोड़ी ज्यादा सही है एज कंपेयर टू हिंदी, ध्यान रखना। देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जब आप सभी को मैंने सिखाया था कि जब किसी विलयन का वाष्प दाब कम होता है तो उसका जो क्वथनांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो भी प्रभावित होता है। यानी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों आपस में, अगर वाष्प दाब बढ़ेगा तो ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और अगर वाष्प दाब कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देखो दो तो हमारे हो गए। तीसरा हमारा है इसमें हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है भाई साहब। जिस तापमान पर एक शुद्ध विलायक जमता है, अगर आप उसमें अवाष्पशील विलय मिला दोगे तो फिर उससे कम तापमान पे वो फ्रीज होगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है चौथा, वो है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये चारों जो है हमारे ये अणु संख्या गुणधर्म है, इसको हमें विस्तार से पढ़ना है। और फिर लास्ट में हम लोगों को वेंट ऑफ पढ़ना है गुणांक, जो कि बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और डिमांड भी है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट को उसके ऊपर न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, फिर मजा आएगा आपको। आइए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला अणु संख्या गुणधर्म, जिसका नाम है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। डालिए हेडिंग
वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन यानी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में, डायग्राम के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक बंद पात्र है। इस बंद पात्र के अंदर सपोज करो हमारे पास अभी कोई वाष्पशील विलायक उपस्थित यानी कि मौजूद है। क्या है इसमें बच्चा पार्टी? शुद्ध वाष्पशील विलायक है इसमें। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं विलायक को अवयव ए कह रहा हूं, एनसीईआरटी में अवयव 1 कहा गया है, हम ए कह रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको शुरू में ही समझा चुका हूं। तो पी नॉट ए हमारे क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा। अब हमने क्या किया, इसमें NBS मिलाया, NBS मिला दिया। यस, यज्ञ हमेशा गलत बनता है मुझसे। मिला दिया। जब आप जैसे इसमें अवाष्पशील विलय मिलाएंगे, सतह पे आकर के कौन बैठ गया? अवाष्पशील विलय के कण। ये जो यहाँ पर मैंने ऑरेंज रंग का कण दिखाया है वो हमारा अवाष्पशील विलय के कण है जो जाकर के सतह पर बैठे हैं, और ये हमारा बन के तैयार हो गया एक बहुत बढ़िया सा विलयन। तो इस विलयन का जो वाष्प दाब है, जाहिर सी बात है शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होगा? कम हो जाएगा। एक्चुअली ना इस पर मैं शुद्ध विलायक अभी दिखाऊंगा नहीं, मिलाने के बाद दिखाते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारे भाई से कि मैंने यहीं दिखा दिया विलायक के कण भी, इसे हम बाद में दिखाएंगे भाई सब। सॉरी, विलय का हम दिखाएंगे विलयन में। ये तो हमारा शुद्ध विलायक था ना, ये हमारा शुद्ध विलायक भैया हैं, नाराज हो जाएंगे, यहीं मिला दिया हमने। ठीक है, अब इसके अंदर भी कौन था बताओ? शुद्ध विलायक। ये हमारा क्या बना? विलयन। ये हमारा NBS युक्त विलायक है। क्या है? विलायक है। तो NBS युक्त जो ये विलायक जो है, इसके अंदर सतह पर बैठा हुआ है अवाष्पशील विलय, ये जो कि वाष्प बनने में विलायक का व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। बड़बूजा है ना इसलिए करता है। ठीक है, देखो क्या बन गया? शुद्ध विलायक युक्त, सॉरी NBS युक्त, क्या लिख दिया यार, कुछ भी लिख देते हैं, NBS युक्त विलयन। अब आप मुझे बताओ कि इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, वो वाष्प दाब केवल और केवल विलायक के जो कण हैं उसकी वजह से होंगे। और मैंने आपको समझाया था राउल्ट लॉ के नियम में कि अगर हम किसी विलयन के अंदर या कह लो किसी विलायक के अंदर अगर हम NBS मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, और फिर हम जो उस विलयन का निकालते हैं वाष्प दाब, आपको याद होगा मैंने समझाया था कि केवल और केवल उसके वाष्प दाब में विलायक के जो कण होते हैं वही कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हीं की वजह से होते हैं, ना कि विलय की वजह से। तो यहां पर मैं लिख लूंगा विलयन का, यानी विलयन को हम लोग बड़े प्यार से बोलेंगे क्या? पी कुल बोल देता हूं, ठीक है ना। आप पी कुल मतलब कि विलयन का कह लो कुल वाष्प दाब, या फिर विलायक का विलय के प्रेजेंस में जो होगा वाष्प दाब वो पीए होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पी नॉट ए और एक्स से अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ सभी जानते हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था हमारे पास पी नॉट ए, और विलयन के अंदर जब NBS भी मौजूद है तब जो कुल यानी कि विलयन का वाष्प दाब होगा या फिर उस विलायक का जो वाष्प दाब होगा NBS की उपस्थिति में वो कितना होगा? वो होगा पी नॉट ए एक्स ए, यानी कि मोल अंश के समानुपाती होता है उस विलायक का आंशिक वाष्प दाब। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास ये जो शुद्ध विलायक है उसका जो वाष्प दाब होगा भैया हमेशा ज्यादा होगा किससे? पी ए से। पी ए कौन है? आंशिक दाब
सॉरी आंशिक वाष्प दाब किसमें, विलयन में, किसका, विलायक का। या फिर आप कह सकते हो क्या, हाँ, या पी कुल से, पी कुल मतलब या फिर पी विलयन से, और पी विलयन को मैंने पी कुल कह रखा है, ठीक है ना, पी कुल कह रखा है, तो कम होगा कि नहीं होगा। अब सभी ये जानते हैं कि इसका वाष्प दाब कम होगा शुद्ध की तुलना में, तो कितना कम होगा, कितना कम होगा हमें ये देखना है। तो वाष्प दाब में अवनमन को हम लोग डेल्टा पी से दिखाएंगे। तो कितना कम हुआ बताओ, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा बताओ। ज्यादा में से हमेशा कम को घटाते हैं, तो ज्यादा कौन है, पी नॉट ए है, कम हो जाएगा पी कुल में से, या फिर मैं यहां पर पी कुल के स्थान पर पी ए लिख देता हूं। अब आप यहां देख सकते हैं कि डेल्टा पी इक्वल टू हमारे पास क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। इसी डेल्टा पी को हम कहते हैं क्या, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। एक बात यहां से आप ध्यान रखें कि जो डेल्टा पी है ये आपेक्षिक अवनमन नहीं है, केवल अवनमन है। यह डेल्टा पी आपेक्षिक अवनमन नहीं है, आपेक्षिक अवनमन नहीं है, इस बात को कतई ना भूलें, नहीं है, अरे यार नहीं है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है इधर, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे और जो मेन फॉर्मूला है वो बना देंगे आपको। देखो, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हमने लिखा है पी नॉट ए, इस पी ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। देखो पी ए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए एक्स ए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो हम यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से पी नॉट ए अगर कॉमन कर लें तो 1 माइनस पी नॉट ए, सॉरी यार क्या लिख दिए, 1 माइनस यहाँ एक्स ए बचेगा, ठीक, एक्स ए बचेगा। जी हाँ, आप सभी बच्चे ये भी जानते हैं कि किसी भी विलयन के अंदर जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं उन सभी अवयव के मोल अंशों का योग सदैव एक होता है, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि अवयव ए का मोल अंश प्लस अवयव बी का मोल अंश हमेशा जोड़कर एक आता है। तो आप यहां देखेंगे कि डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक माइनस एक्स ए के स्थान पर, यानी एक्स बी का मान यहां से क्या होगा, एक माइनस एक्स ए, तो एक माइनस एक्स ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे बताओ, एक्स बी लिखेंगे, यानी कि अवयव का मोल अंश। अब आप यहां से इस पी नॉट ए को इसके अपॉन में भेजो, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या बन गया बताओ, अवयव बी का मोल अंश, अवयव बी का मोल अंश बन गया। बैक हो जाओ यार, क्या चल रहा है ये यार, ये बैक नहीं हो रहा क्या, अरे भैया कहाँ चल गए। चलो देखो, थोड़ा इसको हम ऊपर कर लें पहले। देखो, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, ये जो टर्म है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, इस टर्म को, इस पद को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अगर केवल डेल्टा पी है तो उसे हम बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन, लेकिन अगर डेल्टा पी को डिवाइड कर दिया जाए पी नॉट ए से या फिर विलयन के वाष्प दाब से, उस केस में हम कहेंगे आपेक्षिक अवनमन, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। बात समझ में आया आपको, यहां कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। डेल्टा पी को हम लोग बोलते हैं केवल क्या, वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि कमी हो गई, लेकिन आपेक्षिक रिलेटिव, जब आप किसी से भाग देंगे तभी तो होगा वो रिलेटिव, यानी अपेक्षिक, तो हम उसको भाग देते हैं पी नॉट ए से,
या फिर आप यहाँ पर पी नॉट ए के स्थान पर तनुकृत विलयन अगर है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। और हमारे कोर्स में तनुकृत विलयन के लिए ही केवल ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा कब, जब हमें ये सांद्र विलयन दे देता। अगर ये विलयन सांद्र हो जाएगा तब ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, तब यहाँ पर पी नॉट ए के स्थान पर पी कुल आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी कुल यानी कि विलयन का वाष्पदाब, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। तो हम बढ़ते आगे। हमने यहाँ से क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए है वो मोल अंश जो है वो विलय के मोल अंश के बराबर है। यानी यहां से सिद्ध हो गया कि आपेक्षिक वाष्प दाब में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होगा, आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलय के मोल अंश यानी विलय की मात्रा, और जितनी ज्यादा विलय की मात्रा होगी उसके जो पार्टिकल की संख्या होगी, जो कणों की संख्या होगी वो भी अधिक होगी। उसी पर निर्भर करेगा आपेक्षिक अवनमन। प्रूफ हो गया। हमें इस फॉर्मूले को अपने न्यूमेरिकल पर्पज से तैयार करना है, ठीक है। अब यहां हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, सभी जानते हो कि मोल अंश को हम लिख सकते हैं क्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में नीचे विलयन में उपस्थित कुल विलय की संख्या, मोलों की संख्या मतलब विलय प्लस विलायक। अब क्योंकि हमें दिया गया है कि ये हमारा तनुकृत विलयन है, तनुकृत अगर विलयन है तो यहाँ पर विलय की जो मोलों की संख्या होगी वो विलय की नहीं, विलायक की जो मोलों संख्या होगी, विलायक की मोलों संख्या बहुत 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 ज्यादा होगी। किससे, विलय के मोलों की संख्या से। तो इतना ज्यादा है विलायक कि अगर हम विलायक में विलय के मोलंश जोड़ें, या आप कह लो कि विलय के कण इतने कम है मोलों की संख्या विलय के कि अगर हम उसको जोड़ेंगे भी विलायक में तो भी हमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, नियरली इक्वल टू ए के इक्वल हो जाएगा। अब तुम्हें बताओ यार कि हम 100 में अगर हम 0.3 जोड़े तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप यहाँ पर 100 लिख रहे हो प्लस 0.3 को जोड़ रहे हो तो 100.03 बन जाएगा। आप इस 0.3 को नेग्लेक्ट कर दो ना, मत जोड़ो, तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर हो रहा है विलायक इतना ज्यादा मात्रा में कि विलय के कण हम जोड़े या ना जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओ पावर डाउन। तो भैया ऐसा हुआ, लाइट चली गई, रात के देखो 1:28 हो गया है लेक्चर को रिकॉर्ड करते करते। चलो लाइट चली गई थी, लाइट वापस आई तो नहीं है, इन्वर्टर लोड मान गया था। फिर से स्टार्ट करते हैं। लाइनिंग कैसे आ रही है अभी। तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू ए, और मैंने आपसे कहा था कि जो विलायक के हैं, यानी कि हम यहाँ पहुँच गए थे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एन ए जो है बहुत ज़्यादा मोल अंश है विलायक का, और ये हमारा जो है एन ए प्लस एन बी को हम नियरली नेग्लेक्ट कर देंगे और हम इसको इक्वल टू लिखेंगे एन ए। और अब हम इसको डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए को दो इक्वल टू कर देंगे किसके, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलायक की मोलों संख्या। भाई विलायक का इसलिए क्योंकि विलय का आप लोगों ने तो नेग्लेक्ट कर दिया है ना, तनुकृत विलय नहीं, इसलिए। अब देखो ध्यान से इसमें, तो अब यहां से हम लोग इसको और थोड़ा करेंगे सिंप्लीफाई, और ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो भाई विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलय का दिया गया भार बटे विलय का मोलर भार बटे, अब विलायक के मोलों की संख्या क्या होगा बताओ। तो विलायक की जो मोलों की संख्या होगी वो होगी विलायक का दिया गया भार अपॉन में विलायक का मोलर भार। अब यह हमारा हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, विलय का दिया गया भार बटे विलय का मोलर भार गुना, पलट दे उसको, तो क्या बनेगा बताओ, एम ए ऊपर पहुंच जाएगा और जो हमारा डब्ल्यू ए भाई साहब है वो नीचे रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा फॉर न्यूमेरिकल पर्पस वो बनेगा क्या, विलय का दिया गया भार गुना विलायक का मोलर भार अपॉन में विलायक, ये कैसे सेम हो गया भाई, ये कैसे सेम हो गया, ये हाँ ये एम भाई साहब ए नहीं है, हमका सेम कैसे हो गया यार, बी है बी। तो विलय का मोलर भार गुना विलायक का दिया गया भार, तो ये हमारा बना फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान रखना।
ये हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि RLVP, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन हुआ यानी कि RLVP, वो इक्वल हो गया किसके, WB गुना MA और अपॉन में MB गुना WA। ठीक, तो ये करो कॉपी। अब मैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक बेहतरीन क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का ही है, न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ आएगा कि एक्चुअली उसमें हुआ क्या है। चलिए बढ़ते आगे। तो जो प्रश्न है वो आपके समक्ष स्क्रीन पर आ चुका है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.6 है। पहले हम एग्जाम्पल को कर लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जो पाठनित प्रश्न है उसे भी हम हल करके आपको दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, और समझते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। सपोज करो हमारे पास एक बंद पात्र है, इसमें हमारे पास बेंजीन है। कौन है बताओ, बेंजीन। यहां पर बेंजीन जो है वो विलायक की तरह कार्य करेगा। देख लेंगे अभी क्वेश्चन को पढ़ के पता चल जाएगा। ये बेंजीन है। अब कह रहा है किसी ताप पर, भाई तापमान तो आपको देगा ना, निश्चित ताप पर होता है ये। बेंजीन का जो वाष्प दाब है यानी कि अभी बेंजीन अकेला है तो शुद्ध अवस्था में है, तो इसका जो है P0 बेंजीन, भाई देखो बेंजीन का सूत्र होता है C6 और H6। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला। पहले हम AB लिख रहे थे, यहाँ पर हम PA PB लिख रहे थे। यहाँ हमें पता नहीं था कि विलय विलायक कौन है, हम AB से उसको कर रहे थे निरूपित। यहाँ हमें पता है कि बेंजीन जो वो विलायक है, तो हम यहाँ पर बेंजीन का सूत्र लिख दे रहे हैं कि शुद्ध बेंजीन का जो वाष्प दाब है साथियों वो कितना है, वो दिया हुआ है 0.850 बार। क्लियर। देखो अब ये कह रहा है कि 0.5 ग्राम, ओहो 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनाप घटे। अब ये विद्युत अनाप घटे यहां पर क्यों कहा इसने, विद्युत अनाप घटे क्यों नहीं कहा, ये मैं आपको वेंट ऑफ फैक्टर जो टॉपिक करूंगा स्टार्ट तब समझाऊंगा। देखो यहां पर ध्यान से, तो आपने इसमें क्या किया, 0.5 ग्राम मिला दिया। क्या मिला दिया भैया, NVS, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इस फॉर्मूले का हम लोग करेंगे यूज, तो मैं बाकी को मिटा देता हूं, इसे मिटाता हूं, ये हम करेंगे यूज। तो इसको मैं लिखा हुआ रहने देता हूं, है ना, बाकी हम मिटा देते हैं। देखो ये हमारे काम आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, देखो अब आपने क्या किया, इसके अंदर 0.5 ग्राम वैद्युत अनाप घटे मिला दिया। पात्र बंद रहेगा हमारा, इसके अंदर आपने मिला दिया और ये आपका बन गया विलयन। ठीक है, अब इस विलयन के अंदर आपने जैसे ही 0.5 ग्राम मिलाया विद्युत अनाप घटे तो इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा, पी कुल कह लो या फिर जो बेंजीन है उसका विलयन के अंदर जो होगा वाष्प दाब वो हो जाएगा कितना, वो तुम्हें इसने दे रखा है, कितना हो जाएगा, हाँ 0.845 ग्राम हो जाएगा। कह रहा है ना, देखो कह रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनाप घटे ठोस को 39 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर भार कितना है 78 ग्राम पर मोल में घोला गया, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना है। विलयन का ना क्या, देखो विलयन का कह रहा है, तो विलयन का इतना है, कितना 0.845 बार। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बेंजीन कितना है, बेंजीन यानी कि C6H6 जो घोल जिसमें घोला हमने, विलायक का भार कितना है, विलायक का भार हमारे पास है कितना 39 ग्राम, हाँ 39 ग्राम है भाई साहब। अब जो इसका मोलर भार आपको दे रखा है बेंजीन का ही, बेंजीन का मोलर भार आपको इसमें गिवन है, कितना गिवन है 78 ग्राम पर मोल गिवन है। ठीक है, हाँ ये हमारे पास गिवन है 78 ग्राम पर मोल। अब देखो ध्यान से इसमें आगे आ जाओ। अब हमसे कह रहा है 0.5 ग्राम कौन है बताओ, हाँ जो WNVS है, कौन है नहीं पता नाम उसका, वो है 0.5 ग्राम। ठीक, हमें क्या प्राप्त करना है, ठोस का मोलर द्रव्यमान निकालना है जो हमने मिलाया है NVS। कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ वैल्यू पुट करनी है। बताओ डेल्टा पी को आप क्या लिखते हो, P0A माइनस PA लिखते हो कि नहीं लिखते, अपॉन में P0A लिख दिया। भाई इसको तो हम आपको लिख के दिखाए थे ना शुरू में ही, तो ध्यान रखना है इसका। इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा WB, B कौन है, विलय का दिया गया भाग, वो कितना है 0.5 ग्राम।
0.5 ग्राम हो गया। मोलर भार बेंजीन का कितना है देखो, तो बेंजीन का मोलर भार, ये कौन था, विलायक, विलायक कौन है, बेंजीन, कितना है मोलर भार 78 ग्राम प्रति मोल। भाई इकाई के साथ वैल्यू सारे पुट करना। अब ये हमसे क्या कह रहा है, मोलर भार किसका, विलय का, ये तो हमको निकालना है, और विलय कौन है नहीं पता हमको, तो हम एनवीएस लिख देते हैं। विलायक का दिया गया भार कितना है, 39 ग्राम है। आ जाओ सारे वैल्यू हम फिर से पुट करते हैं यहाँ पर। देखो ये जो शुद्ध का हमारे पास है वो 0.850 बार में है, माइनस ये हमारे पास 0.845 ये सब बार में है, और जो शुद्ध का है हमारे पास 0.850 ये भी बार में है, नीचे पी नॉट ए की वैल्यू। और यहाँ पर हम लोग अगर इसको हल करें तो देखो ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा, 39 दूनी होता है 78, 2 से गुना पे 0.5 यानी कि आधे में गुना करेंगे 2 से तो 1 हो जाएगा, तो 1 गुना क्या यार 1, और ये ग्राम ग्राम खत्म हो गया, यहाँ पर मोल है ग्राम बचा, तो ग्राम पर मोल इधर रह जाएगा, और बट्टे में क्या है MnVS। आओ इसे करें सब्ट्रैक्ट, ऊपर बचेगा 0.005, और ये बार से बार भी खत्म हो गया, यहाँ बचेगा आपको पास 0.850, और हमें यहाँ मिलेगा देखो NVS, तो 1 ग्राम प्रति मोल बटे में मोलर भार किसका, ठोस का, यानी NVS का। आओ इसको उल्टा कर दो, उल्टा करना आता है, कर दो उल्टा। देखो उल्टा करोगे तो क्या आएगा, MnVS निकल के आ जाएगा 1 गुना 0.850 और अपॉन में आ जाएगा 0.005 ग्राम प्रति मोल। देख भाई पॉइंट है, पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये 5 बन गया और ये हमारा कितना बन गया 850, तो 850 बटे में 5 ग्राम प्रति मोल। हाँ करें 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 0, यानी 170 ग्राम प्रति मोल जो है इसका आंसर निकलकर सामने आ गया है। ठीक है देखो, तो 170 ग्राम पर मोल जो हमारे पास ठोस NVS है, NVS जो ठोस है वो 170 ग्राम प्रति मोल हमारा निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें करना आना चाहिए। पाठनीति प्रश्न है एक हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं हिंट देता हूं, ठीक है, आप उसे घर पे ट्राई करना। फिलहाल मैं उस क्वेश्चन को ले आता हूं बोर्ड पर। देखिए पाठनीति में कुल 4 प्रश्न हैं, चारों अणुसंख्यक गुणधर्म पर एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला जो 1.9 क्वेश्चन है ये RLBB पर बेस्ड है, और जो अगला क्वेश्चन है वो बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन है उस पर बेस्ड है, यानी दूसरे वाले अणुसंख्यक गुणधर्म पर बेस्ड है। एब्सोल्युटली यार, जो 11वां है वो तीसरे वाले पर बेस्ड है, और जो चौथा है वो चौथे पर बेस्ड है। ठीक है ना, यानी कि परासरण दाब पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 12। 11वां हमारा हिमांक पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ इस चारों में से पहला प्रश्न जो है हमारा अब हल हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया है। देखिए क्या कहता है, इस प्रश्न में कह रहा है कि 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब। भाई साहब ध्यान रखना, 298 केल्विन तापमान है, किसी काम का नहीं है, वो आपसे कह रहा है कि निश्चित ताप है। सोचो ना 298 कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, कमरे के ताप पे कह रहा है वो। ठीक है ना, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रश्न कह रहा है हमसे कि 298 केल्विन पर शुद्ध जल का जो वाष्प दाब है वो 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोल दिया। भाई साहब जो यूरिया है ना वो भी अवाष्पशील विलय होता है, ठीक है ना, और जल तो आप जानते हैं विलायक होता है जो वाष्पशील होता है। घोला गया इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन करिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो बहुत इजीली आप कर पाओगे। सिंपली मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सबसे पहले आप उसमें लिखिए। देखो भाई क्या, ये हमारे पास जल है, बीकर में जल होगा, इस जल का जो शुद्ध जल है इसका आपको वाष्प दाब दिया हुआ है कितना, P0H2O मतलब पानी। कितना दिया हुआ है, ध्यान से कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास में P0H2O 23.8 mmHg मिलीमीटर मरकरी। ठीक है ना, और देखो सब कुछ दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जल का जो भार है, यानी कि विलायक का जो दिया गया भार है जल का, वो कितना है 850 ग्राम। और क्या चाहिए यार बताओ, हाथ में पका पका लड्डू दिया गया 850 ग्राम, 50 ग्राम यूरिया, और हो विलय का भार भी दिया गया है यूरिया,
यूरिया यार तो लंबा फॉर्मूला है, मैं इसको अंग्रेजी में यूरिया लिख देता हूँ, छोटा सा पड़ेगा यूरिया। वो कितना है बताओ, 50 ग्राम। अब यूरिया का मोलर भार आप आराम से निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोलर भार ऑफ यूरिया NH, अरे भैया यूरिया लिख जाओ, यूरिया बताओ। NH2CO, NH2 फॉर्मूला होता है, निकालो। NH2 देखो उसमें 2 है अणु। यार ये लाइनिंग क्यों आती है, एक मिनट। तो यूरिया का भार निकालो। N का कितना होता है बताओ, 14। H का कितना होता है, 1 यानी 2 तो 16 प्लस 2। यूरिया को कितना हो गया, 16 हो गया। 16 दूनी 32, गुना 2 कर दो, तो 32 में प्लस करो, कार्बन 12, ये 16, तो कितना हो गया भैया 32 और 12 कितना, देखो 12 और 16 कितना हो जाएगा 28। 28 इसमें जोड़ दो 32 में, तो 8 2 10, 3 2 5 6 6 60। 60 ग्राम प्रति मोल आएगा यूरिया का मोलर भार, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने निकाल दिया है, ध्यान रखना, आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। देखो और तो उसने हमें कुछ दिया नहीं है। सुनो, सबसे पहले कह रहा है वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, तो आपको डेल्टा P निकालना है। तो P0A माइनस का होता है PA। P0A कौन होता है बताओ, शुद्ध विलायक का, कितना है 23.8 है, ठीक है, माइनस। अब ये कौन है PA देखो उसने आपको दिया नहीं है, बहुत बेकार इंसान है। PA आपको इसने दिया ही नहीं है, आपको मोल अंश निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो भैया PA निकालने के लिए आपको मोल अंश निकालने हैं, है ना। देखो PA पहले आपको निकालना पड़ेगा, दिया है क्या इसने विलियन का, नहीं दिया, बहुत महंगा करवा रहा है काम हमसे ये। पहले आपको PA निकालना है, जो कि P0A और XA फॉर्मूला होता है। तो P0A हमको दे रखा है 23.8 गुना, अब मोलंस चाहिए भैया इसके, तो इसके मोलंस कैसे निकालोगे, जल का मोलंस यानी कि जल का मोलक संख्या, और यहाँ पर जल का मोलक संख्या NH2O चाहिए, है ना, और फिर H2O प्लस यूरिया का मोलक संख्या चाहिए आपको, है ना। निकालो भैया, कैसे निकालो, देखो इधर मैं साइड में निकाल देता हूँ। जल का मोलों की संख्या कितनी निकलेगी, ये निकलेगा तुम्हारा जल का कितना है 850 ग्राम दिया गया भार। मोलर भार कितना है इसमें, यार ये लाइनिंग क्यों आती है बार बार। तो 850 को भाग करना है 18 से, कितना आएगा भैया, हम फटाफट से भाग कर देते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, बहुत लेट नाइट हो चुका है। 850 को भाग करें 18 से, तो 47.22 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमको निकालना है यूरिया का, तो यूरिया का मोलो संख्या, यूरिया कितना है 50 ग्राम को भाग करना है, यूरिया का भार कितना था 50 ग्राम दिया गया भार, मोलर भार कितना आया 60, तो जीरो खत्म। चलो भैया 50 को भाग कर दें 60 से, यह आ जाएगा 0.83 आ गया, है ना, 0.83 आ जाएगा इसमें। यहाँ रखो सारी चीजें, देखो तो 23.8 गुना, अब यहाँ रखो इसका 47.22 बटे में कौन आएगा इसका, देखो 47.22 प्लस करो इसमें 0.83। इस चीज के लिए काम करेंगे बाद में, पहले हमें ये काम करना है, PA निकालना है, यानी कि विलियन का वाष्प दाब। तो 23.8 गुना, यार फिर जोड़ना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है भाई। कैलकुलेशन भैया देखो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जानी चाहिए, है ना। वहाँ पर कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा कैलकुलेटर बोर्ड में या फिर कंपटीशन में, तो आपको फटाफट से ना इसको जोड़ के भाग करने लग जाना है, ठीक है ना। 47.22 इसको नेगलेक्ट मार देना, ठीक है ना। 47 इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग एक कर देंगे, है ना, या फिर 0.9 यहाँ एक कर दो, उसको यहाँ पर कर दो 7 ओनली 47। चलो हम यहाँ पर एग्जैक्ट ले रहे हैं फिलहाल, प्लस करें इसमें कितना 0.83, तो ये हमारा हो जाएगा 47.22
बटे में कितना आएगा 48.05। चलो भाग करते हैं फटाफट से। 47.22 को भाग करा जाए 48.05 से, तो ये हमारा बच्चा पार्टी 23.8 गुना 0.98 निकल के आएगा करके सॉल्व, ठीक है ना। तो करें इसकी इंटू आपस में। अब अगर हम 23.8 की मल्टीप्लाई कर दें 0.98 में, तो ये निकल के आ जाएगा 23.32 क्या बार है ना, सॉरी MMHG। ये हमारा आ गया किसका, PA का आ गया विलियन में, यानी कि ये विलियन का आ गया हमारा। ठीक, पहले था कितना 23.8, अब होगा 23.3, यानी कम हो गया। देखा, तो आओ कितना कम हुआ, डेल्टा P निकालते हैं, यानी वाष्प दाब का अवनमन। विलियन के वाष्प दाब का अवनमन यानी कि डेल्टा P कितना हुआ, देखो पहले था 23.8 और अब हो गया 23 चलो 80 कर लो, यहाँ पर 3 2 कर लो, है ना। तो देखो कितना बचेगा, कितना। मैं भैया थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में हूँ, रात बहुत हो चुका है, नींद भी आ रही। तो 23.80 में से घटा देते हैं अपन लोग 23.32, ये निकल के आ जाएगा 0.48 mmHg। ठीक है, तो ये आ गया अवनमन। अब ये कह रहा है हमसे आपेक्षिक अवनमन। भाई आपेक्षिक तो कह रहा है, देख ले, देखो क्या कह रहा है, इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। चलो भैया कर लेते हैं। आपेक्षिक अवनमन के लिए मैंने क्या कहा था आपसे, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक जो अवनमन होता है वो हमारा ये होता है कि डेल्टा P को P0 A से भाग कर देना है। ये हमारा आया 0.48 और हम इसको भाग कर देंगे 23.8 से, ठीक है ना। तो हमारा आपेक्षिक अवनमन निकल के आ जाएगा हाथ में। तो कितना निकल के आया भैया, देखें, इसका जो निकल के आएगा आंसर वो आना चाहिए 0.48 डिवाइडिंग बाय 23.8, ये आ रहा है 0.020 mmHg का। ये भी mmHg में था और ये भी mmHg में था। इकाई दोनों खत्म हो जाएगा, तब बिना इकाई का आएगा 0.020 यूनिट नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना। सो यूनिट हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेल्टा P अपॉन P0 A आंसर, ठीक है। आओ आंसर मैच करते हैं एनसीईआरटी के आंसर से। तो इसका जो आंसर है एनसीईआरटी में गिवन वो दिया हुआ है 23.4। देखो 23.4 है इसका आंसर, और यानी ये जो आंसर एक्चुअली किसका है, विलियन का वाष्प दाब है, ठीक है ना। अब हमारा जो आंसर है बच्चा पार्टी वो है विलियन का, जो कि हमें यहाँ विलियन में ही तो है ये। अब ये जो हमारा वाष्प दाब है हमारा 23 पॉइंट कितना आ रहा है, हाँ जी 23.32 आ रहा है, वहाँ 23.4 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा जो रिलेटिव में आपेक्षिक अवनमन है वो आ रहा है 0.020, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल एग्जैक्ट चाहते हैं इसका आंसर, तो मेरे कहने से एक बार आप इसको यहां से करना सॉल्व कि भैया डेल्टा P अपॉन P0 A इक्वल टू क्या होता है बताओ। यानी आप इसको लिख सकते हो, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं P0 A माइनस PA अपॉन P0 A, ठीक है। और ये इक्वल था किसके, हाँ ये इक्वल था मोल अंश किसके, हाँ विलय के। इस फॉर्मूले को लगाना एक बार, देखना आपका आंसर एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। ये मैं आप पर छोड़ता हूं, इसका जो आंसर है वो आप खुद से करना, इस फॉर्मूले से एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, ठीक है। बी, अब यहां देखो सब कुछ मैंने आपको निकाल के दिया हुआ है। P0 A कितना है, चलो मैं आपको ना एग्जैक्ट निकाल के दिखाता हूं। P0 A आपके पास है 23.8 माइनस जो PA है
यानी कि ये ए हमें निकालना है, यानी कि विलियन के अंदर उसका प्रेशर कितना होगा। और पी नोट कितना, 23.8। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मोल अंश अवयव बी का। अवयव बी कौन था बताओ, अवयव बी हमारे पास था यूरिया। और यूरिया के मोल कितने थे भाई, यूरिया के मोल कितने निकाले थे हमने, यूरिया के मोल हमने निकाले थे, कहाँ निकाला, इधर निकाला हमने। यूरिया का मोल था अच्छा 0.83, 0. भाई मोलंस क्या लिखते हैं, यूरिया के मोल अपॉन कुल मोल, कुल मोल था कितना वो तो भी देख लेंगे हम। ये हमारे पास था 0.83, और नीचे जो हमारे पास टोटल मोल निकल के आया था जब हम निकाले थे मोलंस, वो आया था ये 48.05। तो आप यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए 48.05, इसे डिवाइड करते हैं जो कितना आता है। एग्जैक्ट आंसर हमें चाहिए ना एनसीईआरटी से, इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना वो भी ठीक है, गलत बिल्कुल भी नहीं है, तरीका हमने सही लगाया है, ठीक है ना। इससे मैं करता हूँ कैलकुलेट, क्योंकि हमारा 23.32 आ रहा है, उसका 4 आ रहा है, तो बच्चों को आंसर मैच कराना चाहिए मुझे। तो 0.83 को हम डिवाइड कर देते हैं 48.05 से, तो ये हमारा जो मोलन्स निकल के आएगा 23.8 माइनस पी ए इक्वल टू 23.8। देखो ये डिवाइड करके आएगा 0.017, है ना, ये इसका मोलन्स आ रहा है सोल्यूट का, है ना। तो अब सॉल्व कर लो, 23.8 माइनस पी ए इक्वल टू, भाग इधर इंटू में पहुंच गया, 0.013 गुना 23.8 करते हैं, तो कितना आएगा देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 0.017 की गुना 23.8 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आएगा बाबा, 0.4046, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं इसमें से, तो 23.8 माइनस 0.4046 अगर कर दें तो पी ए निकल जाएगा, पी ए निकल जाएगा 23.8 माइनस 0.40 करते हैं, तो 40 कर लो, या फिर ना आप इसे नेग्लेक्ट कर दो अगर आप बिल्कुल ही मैथ कराना चाहते हो तो 2 अंक तक, ठीक है ना। तो ये जो हमारा पी ए होगा वो कितना होगा, देखो पी ए 23.4, ठीक है ना, mmHg, ये आपकी मिलेगी विलियन का, ठीक है ना, वाष्प दाब। और फिर आपेक्षिक निकालोगे तो क्या करना होगा, डेल्टा पी को, ये कौन है, ये विलियन का है, तो अवनमन कितने का हुआ देखो, अवनमन यार 0.4 इसका हो गया ना, ये कहाँ से आया, माइनस करने पर तो आया, तो अगर यहाँ पर कर दे माइनस 23.4 तो 0.4 का आया, तो डेल्टा पी कितना आया बताओ, डेल्टा पी 23.8 माइनस हो गया कितना 23.4, 0.4 का अवनमन होगा, ठीक है। तो आपेक्षिक अवनमन कितना होगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट कर दो, तो 0.4 अपॉन, तो ये पी था कितना, प्योर का हमारे पास था 23.8, और बात कर देते हैं इसको, तो अपेक्षिक भी बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के सामने आ जाएगा। तो 0.4 को हम भाग कर दें 23.8 से, तो हमारा आंसर आएगा कितना, 0.0168 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। ये क्या आएगा हमारा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये मैंने करा इस वाले फॉर्मूले से, यानी इस क्वेश्चन को करने का 2 मेथड है, एक तो ये मेथड है हमारे पास हो, इस फॉर्मूले से लगाओ, यहाँ से करते हुए आओ, ये हमारा खत्म हो गया, लेकिन मोलन्स तो आपको दोनों में निकालने पड़ेंगे, है ना। तो और एक हमारे पास जो था मेथड, ये जो मैंने किया था पहले 0.020 निकल के आया था, सेपरेटली फाइंड आउट किया था, ठीक है ना। इस तरह से हमारा एक अणुसंख्या गुणधर्म जो है हमारा खत्म होता है विद 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में नए अणुसंख्या गुणधर्म के साथ, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको मैं समय दिखाता हूं कब स्टार्ट किया था मैंने, और देखो अब क्या समय हो रहा है ना। और आज देखो 2:11, जी हाँ बिल्कुल, मैंने 1 बजे स्टार्ट किया था
और ये 54-55 मिनट की जो वीडियो है वो 2:10 में बनाकर तैयार हो गया। ठीक है ना। मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, भगवान आपको सुरक्षित रखे, आपकी हेल्थ की, अच्छे स्वास्थ्य की मैं प्रार्थना करता हूँ सरस्वती माता से। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।